तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है और फिर बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने बोन ओसिफिकेशन टेस्ट में मोर देन 18 ये बताया। कुलदीप सेंगर 15 से 16 किलोमीटर दूर रेप की लोकेशन से पड़े हुए हैं। हिरासत में रहते हुए पिता की तबीयत बिगड़ी। परिवार का आरोप था कि पेट में तेज दर्द की शिकायत थी, लेकिन समय पर इलाज नहीं किया। कई बार पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाने दी। लापरवाही जानबूझकर बरती गई और इसी वजह से इस पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में हालांकि बाद में एक बात और साबित कि ये मौत सामान्य नहीं थी। हिरासत में रखे गए व्यक्ति को समय पर इलाज न देना गंभीर लापरवाही मानी। अदालत ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए और बाद में इस मामले में अलग से मुकदमा भी चलाया। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई और सजा भी दी गई। यानी अदालत ने स्पष्ट तौर पर माना कि सिस्टम ने यहाँ सिर्फ गलती नहीं की, जुल्म किया था। लेकिन जिस ताकत ने पूरी श्रृंखला की शुरुआत की वो तब भी सुरक्षित थी। पिता की मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूटा। घर में डर था, बाहर खतरा था। पीड़िता लंबे समय तक खामोश थी, लेकिन ये चुप्पी हार नहीं थी। ये तैयारी थी। उसने कानूनी लड़ाई छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने राज्य सरकार को पत्र लिखा, हाई कोर्ट को लिखा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा, लेकिन लंबे समय तक कोई खत्म नहीं। इस दौरान एक और घटना घटित हुई जिसने पूरे देश का ध्यान इस केस की तरफ खींचा। पीड़िता अपने वकील और एक रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रही थी कि तभी उनकी कार एक ट्रक से टकरा जाती है। इस हादसे में पीड़ित रिश्तेदार की दर्दनाक मौत होती है और पीड़िता गंभीर रूप से घायल होती है। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही। ये सिर्फ सड़क हादसा नहीं था, यहाँ पर उस खतरे की जगह थी जिसमें वो जी रही थी और यहीं से मामला राष्ट्रीय बहस बन गया। मीडिया का दबाव बना, सवाल उठने लगे और तब जाकर सिस्टम पे मीडिया में जब सड़क हादसा नहीं था। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार ये सड़क हादसा ही था, ये एक एक्सीडेंट ही था। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ? इस एक्सीडेंट के बाद में उस क्षेत्र के 10 ब्लॉक प्रमुख जो कि चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। सबके सब बाइज्जत बरी और ये एक एक्सीडेंट के रूप में है। लेकिन चुनाव बीत गया और वहां पे एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जीत गए चुनाव। मैं कहता हूं इसमें हो सकता है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी के लोग जो है उन लोगों ने मिलकर इनके परिवार की हत्या करा दी होगी। एक तीर से 2 शिकार हो गए। बस। तो अगर आपको वही कहना है कि हत्या हुई तो फिर ये भी तो एंगल हो सकता है ना, क्योंकि जेल में बैठा आदमी क्यों मरवाना प्रेफर करेगा? सिंपल सी बात, सिंपल है ना। सुनील सिंह साजन का नाम भी आना चाहिए, देवेंद्र चौहान का नाम इसमें आगे आना चाहिए, इन सब लोग का नाम भी आगे आना चाहिए, है ना। कांग्रेस पार्टी का नाम आगे आना चाहिए। तो वो भी तो भाई मरवा सकते हैं ना। उनके पास भी तो पावर, वो तो बाहर भी, उन पे रसूख भी है, उन पे तो भाई गैंग भी है। क्या पता अपोजिट पार्टी ही जो है क्या पता और टेढ़ा कराने के लिए करा दिया हो। सुनील यादव जो है, सुनील सिंह साजन, वो करवा दिए हो इनके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी जो। और सुनील सिंह साजन का तो पुराना इतिहास भी है राजपूतों से जलन का। हाँ, मतलब उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। हाँ, वो भी है। मामला उछल गया तब ये साफ हुआ कि अब दबाना मुश्किल है। सड़क हादसे में पीड़िता के गंभीर रूप से घायल होने और एक रिश्तेदार की मौत के बाद देश भर में सवाल उठे हुए। सिर्फ अपराध पर नहीं बल्कि सिस्टम, वो सिस्टम जो इतने सालों से इस मामले को टाल रहा था। इसी दबाव के बीच राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा। सीबीआई की एंट्री इस केस का एक बड़ा रूप है। ये साफ संकेत था कि मामला स्थानीय पुलिस ने बसा नहीं है। सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत पुराने रिकॉर्ड, शिकायतों और गवाहियों से की। सबसे पहले देखा गया कि एफआईआर दर्ज करने की देरी हुई। शुरुआती शिकायतों में आरोपी का नाम भी नहीं लिखा गया और किसके दबाव में मामले को हल्का दिखाने की कोशिश की। इस जांच के दौरान सीबीआई ने पीड़िता, उसके परिवार के सदस्य, गांव के लोगों और पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए। कई गवाहों ने कहा कि उस वक्त इलाके में डर का माहौल था, विधायक के नाम के साथ जुड़ा हुआ डर। कई लोग खुद का बयान देने से निकला। कुछ ने बात अदालत के सामने कहा कि उन्हें धमकियां दी गई। ये पहली बार नहीं था जब किसी ताकतवर आरोप। विधायक जी इस समय करीब 7 साल से जेल में है। जिसको भाई लगता है कि लोकल लोगों में डर है उनका, मैं कह रहा हूँ आप जाइए, लोगों से पूछिए। 7 साल से आदमी जेल में, उसकी 2 बेटियां हैं, घर में बेटा नहीं है। आप जाइए और जाकर पूछिए जनता उनके प्रति क्या भाव रखती है। उस लड़की को, उसके परिवार को पूरा उन्नाव, पूरा माँ की गालियां देता है। और उससे इंटरेस्टिंग उसका सबसे बड़ा सबूत कि जब जेल हुई और उसके बाद कांग्रेस ने तथाकथित रेप पीड़िता की मां को जब चुनाव का टिकट दिया तो 1544 वोट पाई। यदि उन्नाव उनको सपोर्ट करता, उन्नाव की जनता उनके प्रति सहानुभूति रखती, तो सहानुभूति तो लोग प्रधानमंत्री बन जाते, वो विधायक ना बन पाई उनकी मां, वो भी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर। बताइए, अगर वो पीड़ित होती तो जनता साथ होती। आदमी समझता है लोकल का ज्ञान। एक आदमी, आप जाइए किसी बुजुर्ग से पूछिए, किसी माता से पूछिए, किसी रेपिस्ट के पक्ष में कोई महिला नहीं बोलेगी। अगर कुलदीप सेंगर ने रेप किया होता तो पूरे गांव की महिला उनके पुतला फूंक रही थी। क्या उन्नाव में सबसे बड़े तो उनकी माता जीत जाती चुनाव। हाँ, क्या कुलदीप सेंगर की आप पुतला फूका गया क्या वहां पे? क्यों पूछते हैं लोग, क्यों मानते हैं उनको वहां पे? क्यों उतनी पूछ है उस आदमी की? आज में भी अगर कुलदीप सेंगर बाहर निकल जाए और खाली एक तरफ इशारा कर दे तो पूरा का पूरा चुनाव उस क्षेत्र में उस पक्ष में चला जाएगा। तो समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ी साजिश है। मामले में गवाह कर गए थे, लेकिन उन्नाव केस में ये डर खुलेआम निकल सकता है। इसके बाद सीबीआई की चार्जशीट आती है जिसमें साफ साफ कहा जाता है कि पीड़िता नाबालिग थी और उसके बयान लगातार एक मेडिकल रिपोर्ट,
सबूत और गवाहियों के आधार पर एजेंसी ने माना कि आरोप गंभीर है, तब न चला सीबीआई सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ी नहीं है लग रहा है चाचा ने। हाँ, और बल्कि हमने अभी कई वीडियोस में इस बात को एक्सप्लेन किया है। हम तो सारी चीज़ों का भी इसमें भी अभी आपको शो कर रहे हैं कि पोन ओसिफिकेशन टेस्ट जो एम्स और राम मनोहर लोहिया और उन्नाव मेडिकल कॉलेज के 11 डॉक्टरों की टीम ने ये सीबीआई रिपोर्ट में है। सीबीआई रिपोर्ट में भाई बोन ओसिफिकेशन टेस्ट में मोर देन 18 ये बताया। प्राथमिक पाठशाला जो सरकारी सिस्टम है, प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाचार्य ने सीबीआई को ही प्रस्तुत किया। आर त्रिपाठी ने हुआ गया ना वो 18 साल 10 महीने 30 दिन की है। लोअर कोर्ट जो है उसके ऊपर दबाव बना हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट से जो भी दबाव बना था, जो भी चीज़ थी, इन्होंने एक पक्षीय डिसीजन दिया है। 30,000 कोर्ट ने 45 दिन के अंदर एक पक्षीय डिसीजन दिया है। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट का पर्पस होता है कि जस्टिस जो है वो डिले ना करे, पर हमारा लीगल मोटो जो है वो ये है कि जस्टिस बेटर डिलेड देन डिनाइड। अब दिक्कत ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें कुलदीप सेंगर के पक्ष को सुना ही नहीं गया, एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। चाहे वो सीडीआर लोकेशन की बात हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। अभी सीडीआर लोकेशन पे यदि हम जाते हैं तो जो रेप की टाइमिंग है उसके हिसाब से कुलदीप सेंगर 15 से 16 किलोमीटर दूर रेप की लोकेशन से पड़े हुए थे। फोन पे बात किए, 8 बजे से 8:30 के बीच में रेप हुआ, तो ये आदमी वहाँ से 15 किलोमीटर दूर बाकी गांव के अंदर आता है, इनका रेप करता है और 53 सेकंड के अंदर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। ये तो इससे बड़ी आयरनी सुनिए कि उसी समय ये रे तथाकथित रेप पीड़िता नरेश तिवारी से 8 से 8:30 बजे फोन पे बात कर रही है और उसकी भी ऑडियो क्लिप उपलब्ध है। अरे बाप रे बाप, ये तो मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, वो 53 सेकंड में रेप करके चले भी जाते हैं 15 किलोमीटर दूर, और ये सीडीआर रिकॉर्ड है। उस समय वो लगातार फोन पे बात कर रही है। लेकिन ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी ना, उनको तो बस लिखना है, कमेंट करना है हैंग द रेपिस्ट विधायक, क्योंकि विधायक है ना। रिक्शे वाला होता तो शायद सहानुभूति हो जाती, मुसलमान होता तो शायद सहानुभूति हो जाती कि मोहम्मद अफरोज को कोई जाके वो क्या कहते हैं सिलाई मशीन दे सकता है। लेकिन कुलदीप सेंगर विधायक थे, ऊपर से ठाकुर थे, तो पक्का रेपिस्ट होंगे, नहीं भी होंगे तो बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि योगिता भयाना और तमाम जो लुटियन भी तो दिखाता रहा है, ये सब लुटियन लॉबी के जो कुत्ते हैं वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैड वर्ड, बट लुटियन लॉबी के मैं लोगों को कुत्ता ही बुलाता हूँ। ये भी कहा कि आरोपी ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके पीड़िता और उसके परिवार पर दबाव बनाया। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सामान्य आपराधिक मामला मानने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जब आरोपी एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि हो और पीड़िता की सुरक्षा पर सवाल हो तो निष्पक्ष सुनवाई करना जरूरी पड़ता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया। उस वक्त फैसला असाधारण था और कम मामले ऐसे होते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट किसी राज्य से ट्रायल बाहर भेजता है। लेकिन उन्नाव केस में अदालत ने माना कि स्थानीय हालात निष्पक्ष सुनवाई के अनुकूल नहीं है। इसके बाद केस दिल्ली की अदालत में। इसे ट्रांसफर नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की निगरानी करने की। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मामला कितना ज्यादा संवेदनशील था। दिल्ली में ट्रायल हुआ, अदालत ने पीड़िता के बयान दोहराए, बचाव पक्ष ने सवाल किए, जगह की, लेकिन अदालत ने माना कि पीड़िता के बयान में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं। मेडिकल सबूत, परिस्थितियों और सीबीआई की जांच को देखते हुए अदालत ने माना ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि एक साबित होने योग्य अपराध है। इसी दौरान अदालत में यह भी सामने आया कि किस तरह पीड़िता की पहचान शुरुआती दौर में की। कानून किसी भी बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध मानता है, लेकिन इस केस सोशल मीडिया और कुछ मामलों के जरिए उसकी पहचान को सार्वजनिक करके लगाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए या कमजोर करने के लिए इसका फैसला माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पीड़िता की गरिमा का उल्लंघन है। यह भी दिखाता है कि सिस्टम ने उसे सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत की भी वो रक्षा नहीं कर पाता। सबसे पहली बात कि रेप पीड़िता जो है तथाकथित, वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे रील बना के बहुत डालती है। उनके जो हस्बैंड हैं वो लाइव आके योगी जी से लेके तमाम लोगों को माँ बहन की गाली देते हैं। किसी और ने नहीं, स्वयं उन्हीं ने अपने आप को वायरल किया है। ठीक, वो महोदया जब सीआरपीएफ जवान के वीडियो बना के इसे पीछे पीछे पकड़ने वाले वीडियो बनाएंगी तो सब फेमस तो होंगी ना। ऐसा तो है नहीं कि काजल की कोठरी में तो दाग लागे ही लागे, कितनों हो जती कोई कितनों हो सकती, कामनी संग काम जागे ही जागे। और बहुत सारे चीज़ हैं कि भाई सीआरपीएफ जवान बताते हैं, लोग सोशल मीडिया पर मैंने भी सुना कि उसने भी लिखित में एप्लीकेशन दी कि मुझको रेप केस लगाने की धमकी देती है। तो अब क्या पता, टॉर्चर करती है। हाँ, अब क्या पता, लेकिन आगे बढ़। अच्छा, और फिर क्या भाई बड़े बड़े लोगों को फंसा दिया तो फिर बेचारे सीआरपीएफ जवान जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो डर रहेगा ही रहेगा। तो निष्पक्ष सुनवाई करना जरूरी पड़ता है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने का आदेश दिया। कि मामला कितना ज्यादा संवेदनशील है। दिल्ली में ट्रायल हुआ, अदालत ने पीड़िता ने बयान दोहराए, बचाव पक्ष ने सवाल किए, जगह की, लेकिन अदालत ने माना कि पीड़िता के बयान में कोई बड़ा विरोधाभास नहीं। मेडिकल सबूत, बड़ा विरोधाभास नहीं है। अदालत ने माना एक सेकंड, ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि
विरोधाभास। इसी दौरान अदालत में यह भी सामने है कि किस तरह पीड़िता की पहचान शुरुआती दौर में लिखी है। कानून किसी के बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर करना अपराध मानता है, लेकिन इस केस सोशल मीडिया और कुछ माध्यमों के जरिए उसकी पहचान को सार्वजनिक किया गया। लगाने के लिए, बेइज्जत करने के लिए या कमजोर करने के लिए इसका फैसला मांगा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पीड़िता की गरिमा का उल्लंघन है। यह भी दिखाता है कि सिस्टम ने उसे सुरक्षा नहीं दी, बल्कि उसकी इज्जत की भी वो रक्षा नहीं कर पाता। ट्रायल के दौरान गवाहों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। कई बार अदालत को सुनिश्चित करना पड़ा कि गवाह बिना डर के बैठे। इसी वजह से पीड़िता को Z प्लस की सुरक्षा मिली। ये सामान्य नहीं है किसी आपराधिक मामले की पीड़िता को इतनी कड़ी सुरक्षा मिली। ये सुरक्षा इस बात का संकेत थी कि खतरा वास्तविक था, कोई कल्पना नहीं। इसी बीच पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का भी मामला चला। इस मामले में अदालत ने माना कि पुलिस ने लापरवाही बरती और हिरासत में बंदे व्यक्ति को उसका बुनियादी अधिकार इलाज नहीं दिया गया। पुलिस कर्मियों को सजा दी। ये फैसला सिर्फ एक मौत पर नहीं था, उस संस्कृति पर था जहां हिरासत को और बल्कि इनको ये नहीं पता कि मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ दिखा है कि जब उन्हें जेल से छोड़ा गया, जब मतलब थाने से छोड़ा गया, उस समय वो मेडिकली फिट थे, और वो भी एम्स की डॉक्टर की रिपोर्ट में उस बात को बोला गया। अच्छा, बात क्या है कि इनकी जो डेथ है उसको कस्टोडियल डेथ बनाया गया और ये मरे बाहर है। मामले थे जिसने उन्नाव केस को एक साधारण बलात्कार केस से कहीं आगे का बनाया। ये अब कानून, पुलिस, राजनीति और न्याय व्यवस्था के खिलाफ मामला बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, सीबीआई की जांच और दिल्ली में चल रहा ट्रायल, ये सब मिलकर दिखा रहे थे कि सिस्टम की हर परत पर सवाल खड़े हैं। इसी माहौल के बीच दिसंबर 2019 आया। महीनों की सुनवाई, गवाहों और बहसों के बाद दिल्ली की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना और फैसला था कि कुलदीप सेंगर ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में वो दोषी ठहराया गया और उनको 35 सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी एक जनप्रतिनिधि था और उसने अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं, ये जनता के भरोसे के साथ किया गया विश्वासघात था। फैसले के दौरान अदालत कक्ष में सन्नाटा था। पीड़िता के लिए राहत का पल था, लेकिन पूरी तरह से 7 साल की लड़ाई के बाद एक फैसला है। हालांकि नुकसान की भरपाई का कोई फैसला नहीं सकता। पॉस्को एक्ट और नॉर्मल रेप केस के बीच का डिफरेंस समझिएगा। पॉस्को एक्ट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस और रेप होता है जो आईपीसी में 376 है। बीएनएस में भी क्या ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पॉस्को एक्ट में किसी भी परिस्थिति में मेडिकल रिपोर्ट जांच नहीं, मतलब कराना चाहे तो ठीक है, लेकिन नहीं होती। और उसको ज्यादा ग्राउंड भी नहीं माना और ग्राउंड भी नहीं माना उसमें। और उसी का वर्बल जो है गवाही है, जो उसका वर्बली उसने जो चीज बोल दी वही एविडेंस हो जाता है और इसमें सीधे कार्रवाई होती है और जिस पे भी होती है वो जेल जाता है। और यही सबसे बड़ा षड्यंत्र की सबसे बड़ी कुंजी बन गई। अब इसमें खेल ये है कि महोदय जो मतलब चक्कर मकर पेल रहे हैं, पॉस्को एक्ट का ग्राउंड ही फर्जी है इस केस में। शी वॉज नॉट अ माइनर एट दैट टाइम। और वो तो एम्स से लेके ओसिफिकेशन रिपोर्ट से लेके प्राथमिक विद्यालय की रिपोर्ट से हर जगह ये दिया हुआ है। और पॉस्को एक्ट के विक्टिम जो हैं वो नार्को टेस्ट के लिए बाध्य नहीं होते। नार्को टेस्ट जिसके लिए या पॉलीग्राफ टेस्ट है, उसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन भी मतलब खुद पे भी इल्जाम लग सकता है, इसलिए आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपके पास में राइट होता है। और ये इसको साफ साफ पता है अगर ये नार्को की ओर गई तो ये फंस जाएंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ताकत का बात कर चुका था, लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। उस वक्त लगा कि शायद इस बार सिस्टम रुका है, शायद इस बार ताकत के आगे कानून रुका नहीं। लेकिन उन्नाव केस की कहानी अभी भी खत्म नहीं, क्योंकि फैसले के बाद भी लड़ाई बंद और अगला अध्याय अदालतों के बाहर नहीं बल्कि उन्हीं के भीतर लिखा जाता है। दिसंबर 2019 का फैसला उन्नाव केस का गहन पड़ा, लेकिन भारत की न्याय प्रक्रिया यहाँ खत्म थोड़ी रहती। भारत में सजा के बाद भी एक लंबा रास्ता बचा रहता है, अपीलों का, अर्जियों का, तारीखों का। कुलदीप सेंगर ने उसी रास्ते में उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, कानूनी दलीलें दी, कहा गया कि ट्रायल में त्रुटियां हैं, कहा गया सजा ज्यादा सख्त है, कहा गया कि अपील पर फैसला आने में समय लगेगा। तो न्याय सिस्टम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो कागजों में तो कानूनी लगती है, लेकिन जमीन पर इंसाफ को उठा देती है। अपील लंबित। अब मिश्राणु जी ने बोल दिया है कि इन्होंने ऐसा किया, हम मान लेते हैं मिश्राणु जी ने जो बोला है सही में हुआ होगा, क्योंकि हमने फाइल तो पढ़ी नहीं। हमारे पास में एक मोबाइल होता है, उसमें हम खटर पटर बटन दबा के कुछ भी लिख सकते हैं, हैंग द रेपिस्ट, वेदर ही वॉज और ही वॉज नॉट, बट हैंग द रेपिस्ट कर हम सकते हैं, ये हमारे पास में अथॉरिटी होती है। मिश्राणु जी ने चिल्ला चिल्ला के इमोशनल म्यूजिक पीछे लगा के बोल दिया तो हम ये बात मान लेते हैं, क्योंकि मिश्राणु जी जो है इनके करीब मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और लाखों इनके व्यूज जा रहे हैं, तो मिश्राणु जी सच ही बोल रहे होंगे, है ना मिश्राणु जी? रहने के दौरान आरोपी जेल रहा, साल बीते, पीड़िता अपनी जिंदगी सुरक्षा घेरे में जीती रही, अपने घर, अपने गांव, अपने जिले से दूर रही, उसका नाम, उसका पहचान, सब कुछ केस फाइल में तब्दील हो गया। लेकिन फिर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया। अदालत ने कहते हुए कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया कि अपनी लंबित और आरोपी लंबे समय से जेल, इस आधार पर उसे जमानत दी गई। अब कहने को ये फैसला तकनीकी तौर पर कानून के दायरे में था, लेकिन इसका असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। इस फैसले में अदालत ने ये नहीं पूछा कि पीड़िता इन सालों में किस हाल में जी रही, ये नहीं पूछा कि ये तो बड़ा अदालत को यही तो है ना कि कैसे जी रही हो, कैसे खा रही हो,
तुमको कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब रेबीज का इंजेक्शन लगवा रही हो नहीं लगवा रही हो, यही सब अदालत पूछेगी बैठ के। अदालत का काम और क्या है? इसी बीच वो 7 करोड़ के गबन का आरोप लगाती है। 7 करोड़ गबन का अपने चाचा पे लगा दी, इनकी माँ और मतलब विधायिका का चुनाव लड़ ली, आपस में लड़ी, माँ विधायिका का चुनाव लड़ ली। ये सब ये सब खराब समय की निशानी ये है। बड़ा खराब समय चल रहा था इनका। एक आदमी जेल में चला गया है हाँ। इनके इल्जाम से, ठीक है, इनका समय खराब चल रहा था। ये शादी भी करती है, शादी भी इनकी भाई साहब हुई है, कोई इनके हस्बैंड जो है वो लाइव आके फेसबुक पे भल गाली देते हैं, बहुत बड़े, मतलब कोई शायद कोई बता रहा था कहीं के, मैं नहीं जानता, बड़े गालीबाज तो है, बड़े गालीबाज हैं ये तो मतलब बड़पन में है ये उनके गुण। हाँ, अगर मतलब बहुत गंदे वाले गालीबाज। हाँ, मतलब गुणों में एक ये गुण उनका स्पेशल है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत तौर पे रेप विक्टिम्स के साथ काम किया हूँ, उनके लिए काम किया हूँ, और मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम करता हूँ, ठीक। मैंने आज तक कोई ऐसी रेप विक्टिम नहीं देखी है जो ये बोल दे कि महिलाओं के साथ रेप होना चाहिए। केवल आखिरी सवाल, बीते दिन जंतर मंतर पर जहां आपके समर्थन में बहुत सारे लोग आए थे, पुरुष आयोग से भी महिला एक अध्यक्ष आई थी, उनको लेकर आप क्या कहेंगी? वो एक तख्ती पकड़ी थी कि आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर। तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है ना, जो महिलाएं उनका रेपिस्ट का साथ दे रही हैं, तो ऐसी महिलाओं के साथ में रेप होता है। और फिर बाद में चिल्लाएंगे हमारे साथ तो रेप हो गया, हमारे साथ तो रेप हो गया। अब इनकी कंप्लेन लिखी जाए तो ये करती है ना, उनकी महिलाओं के यही काम है। ठीक है, इसने खुद गश्त झेला, वो दूसरे के लिए कैसे रिज्यूम कर सकता है? और मैं इनके एक दो स्टेटमेंट तो ऐसे हैं जो कुलदीप सेंगर की डॉटर के लिए, उनकी तो शादी हो गई, उनके तो बच्चे खा लेंगे, मेरा क्या, तो मैं नौटंकी कर लेती हूँ जंतर मंतर बैठ के, शायद उससे मुझे फंडिंग आ जाए। और आइए, करोड़ों फंडिंग आई है इनके पास। यहाँ देरी को आरोपी के पक्ष में गिना गया और वो देरी पीड़िता के लिए सजा बनी। यही सोमनाथ केस फिर चर्चा में आया। सवाल उठे कि क्या उत्तर है, सजा पाने वाला दोषी सिर्फ इसलिए बाहर आ सकता है क्योंकि अपील पर फैसला देर से हो? क्या न्याय में देरी का फायदा हमेशा ताकतवर को मिलता है? और क्या पीड़िता की जिंदगी का हिसाब? अच्छा हाँ, फंडिंग से एक और बात याद आई। एजेंसी कहना था कि अपराध गंभीरता पीड़िता के मामले की स्थिति और मामले की पृष्ठभूमि को देखते हुए जमानत नहीं हुई है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। यानी जो अदालत को कभी इस केस में हस्तक्षेप करना पड़ा था, वही अदालत अब फिर से इस कहानी की फैसला करने की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई आदेशों के बीच का समय वही समय जिसमें पीड़िता फिर खेली थी। दिसंबर 2025 फिर हट दिल्ली की सड़कों पर, और इस बार फिर वही सवाल की लड़की से हमने शुरू किया था कि क्या देश में इंसाफ आम इंसान को मिलता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब देने को इंडिया गेट पहुंची, बिना शोर शराबे, बिना नारेबाजी, बिना तख्ती के। उसे भी पूछना थी, क्या ऐसे गंभीर मामलों में जमानत मिल सकती है? जवाब इंडिया गेट से मिलेगा। इसके सवाल पर पुलिस पहुंची, सोशल का हवाला देगी। लो जी, जब लड़की को हटाया गया, दृश्य कार्रवाई की थी, ये उस बड़ाई की तस्वीर की आईना था जिसमें एक तरफ कागजों में लिखा कानून थी, अदालतों के भीतर फैसले होते रहे, लेकिन अदालतों के बाहर साफ दिख रहा था ताकत और डरावी बराबरी होती है। आप जानते हैं इस पूरे मामले में सबसे डरावनी चीज क्या है? शोर नहीं, सबसे डरावनी चीज खामोशी। जमानत के बाद कोई बड़ा राजनीतिक बयान नहीं आया, जो आए वो कुलदीप सेंगर के समर्थन में था, किसी की जिम्मेदारी नहीं। वही जो भैया, म्यूजिक लगा के इमोशनल बातें करके फैक्ट नहीं बदलता है। आप काम करिए, उनको बुलाइए, उनका इंटरव्यू करिए, उनकी बातें सुनिए। शुभंकर मिश्रा जी, आप बुला के उनका इंटरव्यू सुनिए, उनसे बात करिए और समाज को दिखाइए कि कितनी बड़ी पीड़िता है वो, कितनी बड़ी पीड़िता है भाई साहब। ठीक, किस कुलदीप सेंगर के लोग समर्थन में है। समर्थन में कब आए? इंतजार किया गया, 7 साल इंतजार किया गया, सजा को स्वीकार किया, तो अब जमानत है को ना? किससे समर्थन करेंगे ना। 7 साल का मामला चला और आज फैक्ट्स आपके सामने है। कहने को तो लोग तब भी चिल्ला रहे थे, पर उन्नाव में कोई एक आप जैसे पत्तलकार, प्रेस्टिट्यूट, खबरंडिया, कोई एक व्यक्ति नहीं गया था वहां पे इंटरव्यू लेने, लोकल जनता से बात करने। दिल्ली में बैठ के सिस्टम सेट हो रहा है, दिल्ली में बैठ के बातें सेट हो रही हैं। जो मामला उन्नाव का है, वहां पे लोकल जो लोग थे उनको एविडेंस के तौर पे उनके गवाही के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि मामला पॉस्को एक्ट का बना दिया गया था। पॉस्को एक्ट में भैया सीधी सीधी बात है कि आपको गवाहों की जरूरत नहीं होती। सोशल मीडिया ने उसी का फायदा मिल रहा है। जैसे आप सेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आम जनमानस जो लोकल से वो देख रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में बैठ के भाई साहब टाइप कर देना बहुत आसान है। बैठ के लुटियन लॉबी ने 4 पोस्ट डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, कॉपी पेस्ट मार देना बहुत आसान है। पर रियलिटी क्या है? सफर किसने किया? इनने किया। आप जाइए, जिसको इतना लगता है कि कुलदीप सेंगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आइए, मैं आपको पैसा देता हूं, मैं आपको फाइनेंस करता हूं, आइए, आप दिल्ली से आइए, मुंबई से आइए, आप उन्नाव विजिट करिए। हाँ, लखनऊ आइए, उन्नाव आइए, विजिट करिए, जाके पूछिए वहां की लोकल पॉपुलेशन से कि वाज ही अ रेपिस्ट एंड व्हाट वाज द कैरेक्टर ऑफ दैट वुमेन, दैट गर्ल एंड हर फैमिली। आप पता करेंगे तब आपको रियलिटी समझ में आएगी। लेकिन अब इतने तक में कहाँ पूरा सुना जाए? मिश्राणु जी की पूरी बात सुनिए। जिस केस की शुरुआत के साथ चली थी, और जब सिस्टम चुप होता है तो किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरी ताकत को बचाना होता है।
आज ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कानूनी लड़ाई जारी है, फैसले आने बाकी है। लेकिन इन सालों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किसी आदेश से नहीं हो सकती। ये समझना होगा कि एक बेटा वापस नहीं मिलेगा, एक रिश्तेदार की मौत के जवाब नहीं मिलेगा, एक लड़की की जिंदगी बलात्कार के बाद पहले भी इसका मिलेगा। और इसलिए ये कहानी उन्नाव की होकर भी उन्नाव की ये कहानी उस देश की है जहां कभी कभी अपराध से ज्यादा अहम आरोपी की पहचान की जाती है। कानून किताब में तो बराबर होता है, लेकिन जमीन पर उसका वजन है। और अगर ये केस बलात्कार का था ही नहीं तो, अगर ये कहानी झूठी निकली तो, तब ये क्या अगर जवाब देंगे? अगर ये मौतें जो हुई हैं शायद किसी के कर्म फल के चक्र हुई तो जितना कुलदीप सेंगर ने सफर किया है उसका जवाब कौन देगा? उसकी भरपाई कौन करेगा? टीआरपी के लिए कुत्तों की तरह भौंकने वाली मीडिया करेगी या वो राजनेता करेंगे जो इस मुद्दे को तूल दे रहे थे अपनी पर्सनल राजनीति के लिए? या वो समाज करेगा जो एक बेगुनाह आदमी की बेटियों के बलात्कार के सपने देख रहा है? ऐसा नहीं है कि कुलदीप सिंह सेंगर की डॉटर्स को रेप थ्रेट्स नहीं किया। मैंने खुद देखे कमेंट्स में जो लोग दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ईश्वर ना करे कि भाई तुम्हारे घर में किसी के साथ ऐसा हो, और ईश्वर ना करे तुम्हारे घर में ऐसी बेटी हो जो किसी पे बलात्कार का झूठा मुकदमा लगाए। इसी के साथ बेलगाम बंदा के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं।